चलो, पता नहीं भाई। चलो ठीक है। तो ठीक है, देखो हम लोग एक्चुअली में देख क्या रहे हैं, सेटअप देख रहे हैं ना। तो सेटअप में बेसिकली हम लोग कुछ कुछ सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो पहला सॉफ्टवेयर हम लोग ब्राउज़र देखें, है ना? जो कि क्या करना है, इसका काम क्या है बेसिकली रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स रिसीव करना, ठीक है ना? ठीक, हाँ। दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारा वेब सर्वर, जो कि एक्चुअली में हम लोग को क्या चाहिए कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चाहिए हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, यस और नो? तो वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करवा रहा है? मेरा वेब सर्वर, ओके। तीसरा चीज़ क्या चाहिए हम लोग को? वेब टेक्नोलॉजी, यस और नॉट? तो वेब टेक्नोलॉजी से बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं? वेब पेज जनरेट करने वाले हैं, है ना? तो वो वेब टेक्नोलॉजी तुम्हारा HTML CSS भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है ना? बट अभी हम लोग फ्रंट एंड भी जनरेट करेंगे ना, तो डायनामिक वेब पेज भी जनरेट करेंगे, तो वो किसके थ्रू करेंगे? हम लोग जावा के ही थ्रू करेंगे, ठीक है? ओके, इंटरनली हम लोग HTML CSS ही लिख रहे होंगे, ओके। समझ में आया इतना? एक लास्ट सॉफ्टवेयर हम लोग को जरूरत है, तो बताएगा क्या? डीबी, ठीक है। लास्ट वन क्या है? डीबी, ठीक है ना? और डीबी का जरूरत क्यों है भाई हम लोग को? स्टोर करने के लिए, है ना? अब देखो, यूजर से तुम डेटा ले रहे हो, है ना? मेरा बैकएंड तो हैंडल करने में कैपेबल है डेटा को, ठीक है। बट फिर क्या करना है, हम लोग उस डेटा को स्टोर भी तो करके रखना है। तो वो स्टोरिंग का काम किसका है? डीबी का है ना? तो डेटाबेस का अभी जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। डेटाबेस ऑप्शनल है, और वेब एप्लीकेशन अभी ऑप्शनल है ना? जब तक हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में नहीं जाएंगे तब तक जरूरत नहीं है अभी, ठीक है? सीखने के लिए ये 3 सॉफ्टवेयर मैंडेटरी है। व्हाट इट, समझ में आया? और एक बात, रिकॉर्ड तो कोई भी कर सकता है। मैंने बोला रिकॉर्ड कोई भी कर सकता है, ठीक है? हाँ, रिकॉर्ड कोई भी कर सकता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We generally develop web application as 3 tier architecture, okay? 3 tier, याद है? तो टीयर टीयर और लेयर पार्टीशनिंग कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को अलग अलग जगह रख रहे हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर को अलग अलग जगह रख रहे हैं। देखो, बिना डेटाबेस को हम लोग उस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? 2 tier। क्या बोलेंगे? 2 tier। एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में सोचो, एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में जिसमें डेटाबेस है ही नहीं, ठीक है ना? तो एक ऐसा वेब एप्लीकेशन के बारे में सोचो जिसमें डेटाबेस है ही नहीं। हम्म, यस। तो स्टैटिक वेब पेज हम लोग 2 tier से भी बना सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग डायनामिक पेज नहीं बना सकते 2 tier में, बस हम लोग का डेटा जो होगा वो परसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब कि वो परमानेंट डेटा स्टोर हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा ना। बट डेटा हम लोग परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाएंगे, बस इतना सही फर्क है, ओके। समझ में आया? तो अब फिजिकल और लॉजिकल पार्टीशनिंग हैविंग सर्टेन लॉजिक्स इज कॉल्ड लेयर और टीआर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का लॉजिक कहीं और रख रहे हैं, है ना? और और बैकएंड का लॉजिक कहीं और, है ना? तो ये और फ्रंट एंड का लॉजिक कहीं और है। तो ये एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर, ठीक है। अभी हम लोग इसके बिना काम करने वाले हैं, डीबी के बिना ही काम करने वाले हैं, ओके। पीछे वाला बड़ा नहीं हो सकता, पीछे वाला छोटा ही रहेगा। यस। ठीक है, तो इतना सा बात समझ में आया क्या कि 2 tier क्या होता है, 3 tier क्या होता है ना? तो देख लेते हैं हम लोग, डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम, ठीक है। सपोज करो ये मशीन 1 है, क्या है? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 10।
चलो 3 भी बोल देते इसको। ठीक है, 3 है। ओके, सपोज करो एक जो मेरा ब्राउजर है वो ब्राउजर मशीन 1 में इंस्टॉल्ड है। कहाँ पे? मशीन 1 पे, है ना। और जो मेरा वेब सर्वर है वो वेब सर्वर क्या है, दूसरे मशीन पे इंस्टॉल्ड है और डेटाबेस कहीं और। ठीक है ना। तो नो सी, हम हमारा ब्राउजर जो है वो मशीन 1 के अंदर है। ठीक है। सपोज करो तुम कुछ यूआरएल टाइप किया, है ना, कुछ यूआरएल टाइप किया, सपोज करो google.com, ऐसा नोट। तो देखो ये मशीन्स बेसिकली है क्या, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, नेटवर्क के थ्रू, लाइक सपोज करो इंटरनेट, विच वन, इंटरनेट। होप तुम लोग को पता होगा कि इंटरनेट को नेटवर्क भी कहा जाता है ना, जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है। अभी भी हम लोग कनेक्ट है तो किसके थ्रू कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट बेसिकली करता है क्या, मशीन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, ऐसा नॉट, है ना। तो ये जब हम लोग यूआरएल टाइप किए हैं, क्या किए, यूआरएल टाइप किए, तो तुम लोग को पता है कि ये रिक्वेस्ट जाता है समहाउ कहीं ना कहीं, है ना। तो वो रिक्वेस्ट लेट से गूगल का सर्वर पे गया, कहाँ पे, गूगल का वेब सर्वर। ठीक। तो गूगल का वेब सर्वर मीन्स जहाँ पे वो 24 घंटा चल रहा है ना, 24/7 वो, 24 यार छोड़ो, 24/24 बोलो, है ना, सॉरी, 90, ये ना 1% भी नहीं कि डाउन होता है गूगल, कभी भी होता है क्या, बताओ, नहीं। तो तुम्हारा वेब एप्लीकेशन तभी सक्सेसफुल है जब तक वो इस तरह से कुछ तुम्हारा नंबर ना दिखे उसका स्टार्टअप, है ना, वो चल रहा हो कितना देर तक, 99.99% उसका टाइम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसको इतना टाइम चलना चाहिए, 24 घंटा में इतना परसेंट चलना चाहिए। ठीक है, 24 क्या, साल भर बोलते हैं, है ना। तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है ये। क्या समझ में आया? ठीक है। अब जब रिक्वेस्ट आया तुम्हारा सर्वर के पास, ठीक है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आने के बाद से क्या करेगा, तुम्हारा रिक्वेस्ट जो आया उसको उसको क्या करेगा, किसी वेब कंपोनेंट से मैप करेगा, ऐसा नॉट। देखो वेब सर्वर के अंदर ही मेरा वेब एप्लीकेशन चल रहा है ना। अब सपोज करो तुम google.com लिखे, google.com, ठीक है। अब google.com लिखे तो इसका इंडेक्स फाइल पहले आता है, इतना तो पता है ना, जो कि मतलब होम पेज आएगा, ऐसा नॉट। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग लिख रहे थे, हम लोग किसके लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, होम पेज के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो होम पेज भी बेसिकली क्या है, एक कंपोनेंट है ना, वेब कंपोनेंट है, ऐसा ना, जो कि HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट उसके कोरस्पॉन्डिंग मैप होना चाहिए, ऐसा नॉट, है ना। अगर इस कंपोनेंट को अगर नीड है कि भाई मेरे को डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, अगर उसको जरूरत है तो वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, सिंपल, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो वेब कंपोनेंट है मेरा, अगर इसको नीड हुआ तभी वो जाके डीबी से कनेक्ट करेगा, अदरवाइज डीबी से कम्युनिकेट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या है भाई, डीबी से कम्युनिकेशन, डीबी से कम्युनिकेशन इफ नीड, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं जरूरत है तो फिर यहाँ से वापस मुड़ जाना है, सिंपल, है ना, रिस्पॉन्स जैसा आएगा। ओके, तो देखो जिस तरह का रिक्वेस्ट गया उसी तरह का रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है। समझ में आया इतना सा बात? मेरा बस यहाँ पे इतना से कहने का मतलब है कि जिस तरह का तुम रिक्वेस्ट भेजोगे, उस रिक्वेस्ट के कोरस्पॉन्डिंग ही मेरा वेब कंपोनेंट एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और उस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को वापस हमारे क्लाइंट साइड पे भेज देता है। ओके, समझ में आया? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है ना। तो देखो ये जो फर्स्ट पोर्शन देख रहे हो, है ना, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रंट एंड है, दिस इज कॉल्ड टीयर 1 और लेयर 1 आर्किटेक्चर, है ना। और जिसमें मेरा बैकएंड भी इन्वॉल्व है, वेब सर्वर भी इन्वॉल्व है, उसको क्या बोलेंगे, टीयर 2। और अगर मेरा डेटाबेस भी इन्वॉल्व है तो फिर टीयर 3। ओके, हाँ। तो बस यही चीज एक्सप्लेन करना होता है, हम लोग को तो आता भी है, टीयर एक्सप्लेन 3 टीयर आर्किटेक्चर, तो इतना सा डायग्राम बना दोगे तो खुश हो जाएगा लोग। ठीक है? क्या इतना सा बात समझ में आया सबको, यस और नो? वही है जिसको समझ में नहीं आया, निवास, विकी। तो सिंपल सा बात है कि जब भी हम लोग कोई यूआरएल भेजते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, वेब सर्वर के पास। हाँ, और वेब सर्वर, ठीक है,
बस ठीक है, तो इतना सही बात है। ओके। हाँ, क्या बोले? हाँ हाँ, वेब पेज जो होता है रिजल्ट पेज, ठीक है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स भेजने का भी काम वेब सर्वर का ही है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, अब उसको समझाओ, रेंडर का मतलब क्या है। ठीक है, समझ में आया निवास? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो देखो इस डायग्राम के बारे में यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है, सीधा सी बात है। तो एंड यूजर क्या करता है, बेसिकली रिक्वेस्ट भेजता है, सुन नॉट। कहाँ पे? वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट किस तरह से भेजता है, यूआरएल की हेल्प से, ऐसा नॉट। ठीक है, तो ये यूआरएल के पास बेसिकली होता क्या है, एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है भाई? जिसको भेजना है, जिस वेबसाइट को भेजना है ना, तो उसी का एड्रेस होता है। हाँ, नहीं नहीं, देखो गूगल के पास रिक्वेस्ट भेजना है तो हमारे पास एक यूआरएल है, ऐसा नॉट। तो ये यूआरएल किसका है, सर्वर का है, गूगल सर्वर का है। ओके, तो इस यूआरएल के थ्रू बेसिकली हम लोग कर क्या रहे, रिक्वेस्ट ही तो भेज रहे हैं। ठीक है, एक यही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही तरीका नहीं है रिक्वेस्ट जनरेट करने का। हम लोग हाइपरलिंक्स के थ्रू भी रिक्वेस्ट ही भेजते हैं, ठीक है। मान लो कि हम लोग सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सर्च बटन क्लिक करते ही एक रिक्वेस्ट जाता है कहाँ पे, बैकएंड के पास, ऐसा नॉट। तो ये भी एक तरीका है। तो हम लोग हाइपरलिंक्स के थ्रू भी, और एप्लीकेशन सबमिट, जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तब भी तो रिक्वेस्ट जाता है, ऐसा नॉट। तो रिक्वेस्ट जनरेट करने का बहुत सारा तरीका है, सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग बस यूआरएल डाल रहे हैं ऊपर में और हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग हाइपरलिंक्स के थ्रू भी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, और मैनुअली भी यूआरएल को प्लेस करके, या फिर सबमिट बटन, ठीक है। पहला समझ में आया क्या? कंफर्म इट। दूसरा है बेस्ड ऑन यूआरएल। बेस्ड ऑन यूआरएल, ठीक है। यूआरएल तुम लोग को पता है भाई कि एक्चुअल में एक जो डोमेन नेम होता है हमारे पास, ये जो नेम होता है, ठीक है, जिस तरह से किसी फोन बुक में हम लोग सर्च करते हैं नाम के थ्रू, है ना। फोन बुक मतलब कॉन्टेक्ट बुक, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट में क्या होता है कि हम लोग एक नंबर होता है और उस नंबर पे हम लोग एक लेबल चिपकाते हैं, सुनो। लाइक किसी का नंबर है ना, मोबाइल नंबर लेट सपोज करो मेरा ही है किसी का, ठीक है। तो वो नंबर से एक्चुअली में तुम मेरा नाम से ही सेव करोगे, और वो कांटेक्ट भी ढूंढोगे तो मेरा ही नाम से ही ढूंढोगे, है ना। नंबर सर्च नहीं करते हो, ऐसो नॉट। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दो चीज का जरूरत क्यों है, फॉर कन्वीनियंस, हम लोग याद रख पाए, ऐसो नॉट। ठीक है, हम लोग याद रख पाए और पहचान पाए। तो सिमिलरली हमारा मशीन वन है एक, और मशीन टू है। हम लोग को कम्युनिकेट करना है इस मशीन से, तो इस मशीन का भी तो कुछ एड्रेस होगा ना, ठीक है। तो इस यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, इसके पास भी एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। और वो आईपी एड्रेस बेसिकली होता है 32 बिट्स का। कितना बिट का? 32 बिट्स का। तो देख, हाँ, तो देखो हम लोग ये नंबर याद नहीं रख सकते, इस मशीन का रख सकते हैं क्या? कितना मशीन के लिए याद रखोगे? दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट है यार, तुम किसका किसका याद रखोगे, है ना। तुम सबका याद नहीं रख सकता। दैट्स व्हाई क्या क्या ये, हम लोग को जितना जरूरत है, हम लोग देखो, हम लोग एक्चुअली में ना एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग नंबर से कंफर्टेबल है ही नहीं, सीधा सी बात है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फोन बुक में भी नाम से सेव कर लेते हैं, है ना, और नाम से ही सर्च करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इन नंबर्स को भी, इन आईपीज को भी नाम दिया गया है। ठीक है, ये गूगल का सर्वर है तो इसको क्या नाम दिया गया है, google.com। हाँ, तो इसको बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम, ठीक है ना। तो ये जो डोमेन नेम है ना, इन द एंड इसी में कन्वर्ट होता है, नंबर में कन्वर्ट होता है। अगर तुम लोग को दिखाना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ इनको, ठीक है। तो देखो एक कमांड है हमारे पास, पिंग। क्या कमांड है? google.com, ठीक है। तो देखो, ये जब जब मैंने google.com किया, ठीक है, जब मैंने ये चीजें यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो देखो एक्चुअली में रिस्पॉन्स जा रहा है कहाँ पे, गूगल पे। ठीक है, ये चीज जब रिप्लाई आता है ना, ये देखो गूगल का आईपी है सीरीज। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे गूगल का आईपी क्या होता है, ये IPv6 है। मतलब दो वर्जन है हमारे पास, IPv4 है और IPv6 है।
तो 4 अभी इस्तेमाल में नहीं है, मतलब इस्तेमाल में है लेकिन ये क्या यूज कर रहा है, IPv6 यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, IPv6। हाँ, तो ये शायद 128 बिट का होता है। कितना बिट का, 128 बिट का, ठीक है। हाँ, तो अभी ये IPv6 यूज कर रहा है, इसी वजह से इसमें ज्यादा नंबर्स दिख रहा है। मैंने कितना बताया, 4 4 8 ही बताया, ठीक है, जो कि 32 बिट का बता रहे थे, ठीक है। तो ये ज्यादा दिख रहा है, तो ये IPv6 है एक्चुअली में। तो देखो, तो मैंने बोला कि google.com जैसे ही लिखे हैं, तो समहाउ किसी न किसी तरीके से कहाँ पे जा रहा है, एक नंबर से ही मैप्ड है, ऐसा नॉट। क्या इतना से बात समझ में आया, समझ में आया इतना से? ठीक है भाई, यहाँ हम लोग नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग नंबर ही लेंगे। समझ में आया दीपक, यहाँ तक तुम लोग में किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। इसका शॉर्टकट क्या डिलीट करने का, Ctrl+Shift+7, बहुत बड़का है भाई। चल छोड़ो, कुछ नहीं, छोड़ो, ठीक है। तीसरा क्या है, वेब कंपोनेंट एग्जीक्यूट द लॉजिक टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड जनरेट्स द रिजल्ट्स, है ना। तो मैंने बताया जब भी रिक्वेस्ट आता है वेब एप्लीकेशन के पास, तो वो वेब कंपोनेंट से मैप्ड होता है, ऐसा नॉट। ठीक है। अब ये अब ये वेब कंपोनेंट क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद से इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट जनरेट करना, ऐसा नॉट। वो रिजल्ट कहाँ पे सेंड करना है, वापस फ्रंट एंड के पास, ठीक है ना, एज अ रिस्पॉन्स। नाउ सी, अगर डीबी में जरूरत हुआ कि भाई डीबी से भी कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग क्या, तभी जाके वो कम्युनिकेट करेगा, अदरवाइज वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। समझ में आया इतना सी बात? तो मैं आगे बढ़ूं। हम्म। हम्म। क्या होगा भाई, रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगा, दैट्स इट। हाँ, वो तो देगा ही ना, 404 देता है समथिंग लाइक, अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो फ्रंट एंड में ही दिखता है ना। सारा एरर कहाँ पे दिख रहा होता है, फ्रंट एंड में दिख रहा होता है भाई, इंटरनल सर्वर एरर समथिंग समथिंग लिखा हुआ आता है कि नहीं आता है। टेल मी, हम लोग ऐसा एरर कितना सारा फेस किए हैं, याद करो। क्लाइंट और इनके बीच में, देखो अब तुम बोल रहे हो कि भाई सुनो सुनो सुनो, अब सपोज करो तुम्हारा वेब सर्वर ही डाउन है। क्या है, वेब सर्वर ही डाउन है, तो इसका क्या ही काम, क्या ही कर लेगा, ये कोई रिक्वेस्ट जाएगा क्या फर्दर, जाएगा भी तो कोई काम का है, नो, ठीक है। ये उसको प्रोसेस करने वाला कोई है ही नहीं, है ना। तो देखो, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा होता है वेब कंपोनेंट, ठीक है, अगर इस टाइम पे अगर इसको डीबी से इंटरेक्ट करने का जरूरत हुआ तो डीबी से करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, बस इतना सा बात है, ठीक है। समझ में आया इतना सा बात? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर बिजनेस को 24/7 चलाना है भाई, 24 घंटा चलाना है, तो हम लोग को जरूरत है क्या, इसको कंप्लीट हमेशा ऑल टाइम इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, सो नॉट, ऑल टाइम 24/7। तो हम लोग यहाँ पे जिस तरह से मेन मेथड यूज करते थे, उस तरह कुछ नहीं करने वाले अब से। अब यहाँ से तुम्हारा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, बैक एंड। ओके, समझ में आया इतना दीपक, बोलेगा। हेलो, कंफर्म कंफर्म प्लीज कंफर्म। ठीक है। अब जनरेटेड रिजल्ट जो है देखो, वो जनरेटेड रिजल्ट जो है है ना, ठीक है, रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद से, डीबी का रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद से वो वापस कहाँ पे आएगा, वेब सर्वर, ठीक है। और फिर ये जनरेट करेगा रिजल्ट पेज, और वो उस रिजल्ट पेज को एक्चुअली में कहाँ जाना है, फ्रंट एंड के पास। होप ये आर्किटेक्चर तुम लोग को समझ में आया हो, ठीक है। ठीक। फिर बाद में माइंड में नहीं रखोगे तो फिर बाद में आप खुद ही पछताओगे, ठीक है ना, कि कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है। तो ये हार्डली जो 5 6 स्टेप्स है, इसको याद रखना है, बस इतना ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, और तुम्हारे पास नोट्स तो है ही।
नहीं, एक बार ड्राइंग तुमको करना है, ठीक है, लिखोगे या नहीं लिखोगे, एक बार तुम ड्राइंग करोगे तो ये आर्किटेक्चर तुमको याद हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि भाई एक ब्राउजर है, क्लाइंट साइड है ना, ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजे हैं, ठीक है, यहाँ वेब सर्वर मेरा दूसरे मशीन में चल रहा है, उसके अंदर वेब एप्लीकेशन है सुनो, यहाँ पे वेब कंपोनेंट है, ये प्रोसेस कर रहा है, ओके, डीबी मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, अगर डीबी से रिक्वायर्ड है तो बस ये 6 से 7 स्टेप तो है, और क्या है ना, ठीक है। The process of keeping developed web application having the web components in web servers is called deployment, ठीक। तो डिप्लॉयमेंट बेसिकली किसको बोलते हैं भाई, जो मेरा वेब एप्लीकेशन है, जो मेरा वेब एप्लीकेशन है ना, तो उसको एक्चुअली में जब हम लोग वेब सर्वर के अंदर रखते हैं, जब हम लोग वेब सर्वर के अंदर रखते हैं, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए, ठीक है, रन और एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो बार बार ये वर्ड हम लोग यूज करते ही करते हैं, देखते हो ना, तो एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं तो किए हैं, इसको बार बार यूज किए हैं। तो डिप्लॉयमेंट का सिंपल मतलब है कि ये जो मेरा बैकएंड है, जो मेरा वेब एप्लीकेशन है, इसको, ये जो वेब एप्लीकेशन, ठीक है, इस वेब एप्लीकेशन को वेब सर्वर के अंदर रखने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट, ओके। तो कोई बड़ा टर्म नहीं है ना, और वहां से रिमूव करने के टर्म को क्या बोलेंगे, अनडिप्लॉयमेंट, ओके, है ना। तो वेब सर्वर से हटाने वाले टर्म को बोलेंगे अनडिप्लॉयमेंट, और रखने वाले को क्या बोलेंगे, डिप्लॉयमेंट। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, तो in one web server we can deploy and execute the execution of zero or more web application। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि जो वेब सर्वर है, इसके अंदर हम लोग एक से ज्यादा वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो मैंने बनाया 4 वेबसाइट, कितना बनाया, 4 वेबसाइट, ठीक है, तो और इन चारों को मैं चाहता हूँ कि यही सेम वेब सर्वर के अंदर रखूं, ठीक है, तो ये चीज भी पॉसिबल है, ठीक है। याद होगा हम लोग डेट ऐप बना रहे थे, ठीक है, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन बना रहे थे, है ना? तो वो सारे एप्लीकेशंस को बेसिकली हम लोग रख पा रहे थे कि नहीं रख पा रहे थे एक ही वेब सर्वर के अंदर, यस, ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक वेब सर्वर के अंदर मल्टीपल वेब एप्लीकेशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ देखो, अब जैसे कि अब हम लोग मेन का यूज करते हैं, तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन हो पा रहा था, ऐसा नॉट, है ना, ठीक है। बट यही अगर हम लोग वेब सर्वर के साथ ले लें तो एक साथ मल्टीपल्स हो पा रहे हैं, है ना, और वो भी 24 आवर्स, ठीक है। बस तुम्हारा सिस्टम ऑन होना चाहिए, पावर मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, जब तक कोई एरर नहीं आता है, ओके। समझ में आया। नाउ सी, programmers need not to develop web servers because they are readily available in the market and given by different vendors। तो मेरा सिंपल सा मीनिंग है, अब मेरा बोलने का बस इतना सब बात है कि देखो, हम लोग को वेब सर्वर खुद से नहीं बनाना है, ठीक है, वेब सर्वर हम लोग को खुद से नहीं बनाना, क्योंकि वो पहले से अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, वो पहले से अवेलेबल है, सिंपली वी विल डाउनलोड, है ना, क्या करेंगे हम लोग, डाउनलोड करेंगे और उसको यूज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं कि तुम वेब सर्वर नहीं बना सकते, हम लोग भी बना सकते हैं, बट उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज हमारे पास नहीं है, ठीक है। समझ में आया इतना सा। तो डिफरेंट वेंडर्स, जैसे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट में टॉमकेट के बारे में बात किए थे, और भी अदर्स वगैरह, ठीक है। तो देखो, तो हमारे पास जो एग्जांपल वेब सर्वर्स है, वन इज टॉमकेट, द अनदर इज रेशिन एंड नोड जेएस एंड आईआईएस, ठीक है। तो टॉमकेट जो है जावा बेस्ड है, और रेसिन जो है जावा बेस्ड है, नोड जेएस जो है जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है, ठीक है, और डॉट नेट के लिए बना हुआ है आईआईएस, ठीक है। डॉट नेट सिंपली सी शार्प के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अदर लैंग्वेज, एक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके लिए अलग से वेब सर्वर है, और जावास्क्रिप्ट में सुने ही होंगे नोड जेएस के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट को रन करना है, तो जावास्क्रिप्ट को रन करना है तो हम लोग को क्या चाहिए, नोड जेएस चाहिए, ओके। तो हम लोग का जितना काम है उतना ही काम करेंगे फिलहाल, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्लेस where the code and code of the web component belonging to deployment web application is executed, we can say there are two types of web components। So basically web application के अंदर होता क्या है, छोटा छोटा वेब कंपोनेंट है ना, वेब कंपोनेंट मेरा सीधा सा मतलब है कि उसमें वेब पेज वगैरह ही होता है ना,
जैसे कि एक बटन हो गया, है ना? एक बटन हो गया, एक फॉर्म हो गया, ठीक है? तो ये सब क्या है, वेब कंपोनेंट्स है, और वेब कंपोनेंट के कलेक्शन को ही बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे थे, वेब पेज बोल रहे थे, ठीक है? ऐसा ना? और पूरे वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोल रहे हैं, वेबसाइट बोल रहे हैं, दैट्स इट। वेब वेब एप्लीकेशन, ओके। तो इस तरह से बात समझ में आया, ठीक है? तो देख लेते हैं हम लोग के पास तरह तरह के वेब कंपोनेंट्स है, ठीक है? तो उन वेब कंपोनेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारे पास पहला जो वेब कंपोनेंट है दैट इज क्लाइंट साइड वेब वेब कंपोनेंट, और एक है सर्वर साइड वेब कंपोनेंट। तो क्लाइंट साइड वेब कंपोनेंट्स बेसिकली हम लोग फ्रंट एंड साइड पे रखते हैं, है ना? तो जहाँ पे रखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन हुआ है, किस प्लेस पे उसको रख रहे हैं, फ्रंट एंड पे रख रहे हैं या फिर बैक एंड पे रख रहे हैं, है ना? उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है? तो क्लाइंट साइड देखो, क्लाइंट साइड बेसिकली क्या है, दिस वेब कंपोनेंट्स गोज टू द ब्राउजर, है ना? ये कहाँ पे एक्चुअली में रन कहाँ पे करते हैं, ब्राउजर पे। तो जो भी रिस्पांस जनरेट करता है वेब सर्वर मेरा, उस रिस्पांस बेसिकली कहाँ पे जाके रन होता है, ब्राउजर के अंदर, ठीक है? तो हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में, देखो फ्रंट एंड का कोड भी हम लोग कहाँ पे रख रहे थे, वेब सर्वर पे ही रख रहे थे, है ना? कहाँ पे रख रहे थे, वेब सर्वर के अंदर ही। बट वो क्या वेब सर्वर के अंदर एग्जीक्यूट करता है? नहीं, ब्राउजर में, ठीक है? तो कहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, उसी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए हुए हैं, दैट इज क्लाइंट साइड वेब कंपोनेंट और सर्वर साइड वेब कंपोनेंट्स, ठीक है? तो जनरली जो स्टैटिक वेब कंपोनेंट्स होते हैं, स्टैटिक मतलब जिसका डेटा कभी भी चेंज ही नहीं होता है ना। सपोज करो अबाउट अस पेज, कौन सा पेज, अबाउट अस। तो अबाउट अस का पेज तुम लाख टाइम भी उसमें रिक्वेस्ट भेजो, है ना, तो वो सेम पेज ही आने वाला है रिस्पॉन्स में, कभी भी उसका कंटेंट चेंज ही नहीं होगा। तो इस तरह के पेजेस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेब पेज बोलते हैं, या फिर स्टैटिक वेब कंपोनेंट बोलते हैं, ओके, ठीक है? टू एग्जीक्यूट एचटीएमएल कोड वी नीड एचटीएमएल इंटरप्रेटर, क्या चाहिए, एचटीएमएल इंटरप्रेटर। जिस तरह से सी के कोड को रन करने के लिए हम लोग को कंपाइलर चाहिए, जिस तरह से जावा का कोड को रन करने के लिए हम लोग जेवीएम चाहिए, उसी तरह से एचटीएमएल को भी एग्जीक्यूट करने के लिए उसका इंटरप्रेटर चाहिए, ओके। और वो इंटरप्रेटर हमेशा ब्राउजर के अंदर होता है, किसके अंदर, ब्राउजर के अंदर, है ना? तो आज तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि एचटीएमएल का इंटरप्रेटर को सेपरेट कर दे ब्राउजर से, ठीक है? तो अभी तक नहीं है, ठीक है? समझ में आया इतना तक? तो एंड टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड वी नीड जावास्क्रिप्ट इंजन, ऐसा नॉट? तो जावास्क्रिप्ट इंजन बेसिकली हम लोग कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो अब जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग को इंटरप्रेट करना है, तो हम लोग को क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट बेस चाहिए, ऐसा नॉट? तो द जावास्क्रिप्ट कोड ऑलवेज गोज टू द ब्राउजर, ये भी ब्राउजर में ही जाता है। तो क्या ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, ऐसा नॉट? यस, यस, होता है, तभी तो जावास्क्रिप्ट को वो एग्जीक्यूट कर पाता है, अदरवाइज कैसे करता है ना? तो ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन, ठीक है? ब्राउज़र के अंदर पहले से ही जावास्क्रिप्ट इंजन अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वो कितना इजीली कर पाता है, ठीक है? एग्जीक्यूट, समझ में आया था सर? सो do not decide whether the web components in the client side or server side based on the place where it is residing place. Decide that based on the place where it is blah blah blah, ठीक है? एक्चुअली में सीधा से मेरा कहने का मतलब है कि देखो, हमारे पास वेब कंपोनेंट्स दो तरह के हैं, एक क्लाइंट साइड है और एक सर्वर साइड है, ठीक है? तो ये जो सर्वर साइड वाला जो है, हम लोग इस बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा क्लाइंट साइड है और कौन सा सर्वर साइड है, कि हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, है ना? कहाँ पे रख रहे हैं उस बेसिस पे डिसाइड नहीं करना है कि वो क्लाइंट साइड वाला है या फिर सर्वर साइड वाला है। तो हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, एक्चुअली में वो कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बेसिस पे, ठीक है? तो अगर तुम लोग से पूछे एचटीएमएल का जो एचटीएमएल वेब कंपोनेंट है ना, तो ये क्लाइंट साइड वेब कंपोनेंट है या फिर सर्वर साइड, कोई बता सकता है? क्लाइंट साइड है ना, क्योंकि एचटीएमएल हमेशा कहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, क्लाइंट साइड पे, ठीक है? क्लाइंट साइड मीन्स ब्राउजर पे, है ना? तो सिंपल है, ओके। क्या इतना से बात समझ में आया आप लोगों को? बोलो। देखो भाई, अभी जब तक हम लोग सर्वलेट को इंट्रोड्यूस ही नहीं किए हैं, तो भाई तुम क्यों सर्वलेट पे जा रहे हो, क्यों बाकी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो? वही ना बोल रहे हो।
ब्राउजर पे ब्राउजर पे ब्रो ब्राउजर पे हम लोग सर्वलेट के अंदर HTML लिख रहे थे ना। तो सर्वलेट प्रोग्राम जो है ना, सर्वलेट प्रोग्राम वो एक्चुअली में कैपेबल है जनरेट करने के लिए। किस चीज का जनरेट बताओ? डायनेमिक वेब पेज। तो इन द एंड वेब पेज क्या है एक्चुअली में? HTML CSS ही तो है। तो वो कहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा? राइट अपनी ब्राउजर पे। सिंपल तो है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ में आया जरा सा? ये बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक। तो सर्वर साइड वेब कंपोनेंट्स तो यार समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो सर्वर साइड बेसिकली वेब कंपोनेंट्स, कौन सा वेब कंपोनेंट है भाई? एक्चुअली में जो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ऐसा नॉट। तो दिस वेब कंपोनेंट्स कोड नॉट ओनली रिसाइड इन द वेब सर्वर, ये तो वेब सर्वर के अंदर रखा ही जाता है ना? रखते भी वेब सर्वर के अंदर है, और ये एग्जीक्यूट भी वेब सर्वर के थ्रू ही किया जाता है, ऐसा नॉट। वेब सर्वर ही इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। हाँ, और वो भी 24/7 आवर ऑटोमेटेड वे में। ऑलवेज रिमेम्बर, है ना? ऑटोमेटेड वे में। समझ में आया इतना सर? तो भाई उसको मॉनिटर करने के लिए इंसान बैठा होता है, क्यों होता है? मॉनिटर करने के लिए एक इंसान तो बैठा रहेगा ना वहाँ पे, कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों नहीं बैठेगा भाई? देखो सुनो सुनो, अच्छा एक सेकंड, वन वन में, अरे यार कभी मेरे को भी बोलने दो। खुद ही बोल लोगे तो फिर कहाँ से मिलेगा जवाब? ठीक है। तुम बोल रहे 24/7 नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। तो भाई चलो ठीक है, मान लो कि सर्वर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है। सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है। अब उसको सपोज करो कोई यूज कर रहा होगा पहले से, है ना? यूज कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि इसको कोई 24 आवर्स मॉनिटर नहीं करता है, ऑलवेज कोई ना कोई इसको मॉनिटर करता ही है, ठीक है। अगर मॉनिटर नहीं करेगा तो भाई उसका बिजनेस तो फिर गए हो, समझो एक तरह से। तो देखो, अब सपोज करो एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे सर्वर मेरा डाउन है या फिर कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है। और कोई यूजर है, यूज करना चाह रहा है उस वेबसाइट को, है ना? सपोज करो फ्लिपकार्ट ही है ना? तो 12 बजे रात को ऑन किया, है ना? 12 बजे रात को ऑन किया, सोचा फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में उस टाइम पे तो तुम्हारा सर्वर बंद पड़ा हुआ था, है सुनो। अब तुम्ही को पता चला तो तुम क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे। तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं यूज करने वाले उस टाइम पे भी, ठीक है। तो उनमें से कोई ना कोई एक तो उसके पास भेज ही देगा भाई कि तुम्हारे सर्वर में प्रॉब्लम है। भेजेगा कि नहीं भेजेगा? यस और नॉट? तो फिर, तो भाई इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उतना नहीं लोड लो, कोई ना कोई तो रहता ही है बैठा हुआ। उसको पैसा ही इस बात का मिलता है मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। और वो कौन होता है जानते हो? डेवऑप इंजीनियर्स। कौन होता है? डेवऑप्स। हाँ। तो इन लोग का ही काम होता है भाई बेसिकली सब चीज, मॉनिटरिंग ऑपरेशन रिलेटेड जितना कुछ भी है, सब यही लोग का काम है। डिप्लॉयमेंट अनडिप्लॉयमेंट, ठीक है। और रहा फिक्सिंग का बात, तो वो डेवलपर का काम है, ठीक है ना? मॉनिटरिंग ये लोग करता है, डेवऑप वाले, ठीक। तो जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सर्वर साइड में हमारा सर्वलेट कंपोनेंट्स है, जेएसपी कंपोनेंट, जेएसपी नेट कंपोनेंट्स, पीएचपी कंपोनेंट्स, ये सब क्या बैकएंड साइड वाला है सब कुछ, ठीक है। तो जो सर्वर साइड वेब कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली डायनामिक वेब कंपोनेंट्स को जनरेट करने के लिए कैपेबल होते हैं। कैसा? डायनामिक वेब कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे कि अबाउट अस पेज जो है वो मेरा स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक है ना? इसका कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। बट यही रहा अगर लॉगिन का पेज, ठीक है, डैशबोर्ड का पेज। किसका? डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मीन सिंपल से मीनिंग है कि जैसे कि हम लोग फेसबुक लॉगिन करते हैं, ऐसा नॉट, ठीक है। तो उसका फीड आता है ना, ठीक है। तो वो फीड देखो कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है, हाँ या ना? तो ये कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है, तो ये क्या है? डायनेमिक है। क्या है? डायनेमिक, है ना? तो ऐसे ऐसे वेब ऐसा वेब पेज मेरा HTML और CSS जनरेट नहीं कर सकता। HTML और CSS दोनों जनरेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए चाहिए क्या? हम लोग को डायनेमिक वेब कंपोनेंट चाहिए। जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तब तक ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो डायनेमिक वेब पेज है वो मेरा सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन वेब कंपोनेंट्स बेसिकली कर सकता है, ठीक है। तो जो सर्वर साइड वेब कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं? डायनामिक वेब कंपोनेंट्स को जनरेट करने के लिए कैपेबल होते हैं, ओके। इतना सा बात समझ में आया? तो जावा बेस्ड वेब सर्वर का अगर हम लोग बात कर ले, जावा बेस्ड वेब सर्वर, तो उसमें से एक हमारे पास है टॉमकेट, ठीक है ना?
क्या है? टॉमकेट। ठीक है। तो जावा बेस्ड वेब सर्वर टॉमकेट है ना? तो जो डायनेमिक जो हम लोग सर्वलेट बना रहे हैं, सर्वलेट कंपोनेंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सर्वलेट कंपोनेंट। ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है भाई? सर्वलेट कंटेनर। ठीक है, क्या है? सर्वलेट कंटेनर। तो ये सर्वलेट कंटेनर बेसिकली किसके अंदर है? टॉमकेट के अंदर। किसके अंदर? टॉमकेट के अंदर। कोई भी जावा बेस्ड वेब सर्वर है, कोई भी जावा बेस्ड वेब सर्वर, अगर उसको सर्वलेट प्रोग्राम को अगर रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम उसके पास क्या होगा? हमेशा एक सर्वलेट कंटेनर प्रोग्राम होगा ही। ठीक है, सर्वलेट कंटेनर। ये बेसिकली क्या है? प्रोग्राम है, प्रोग्राम है ना? जिस तरह से जेवीएम होता है ना एग्जीक्यूट करने के लिए, उसी तरह से सर्वलेट कंटेनर है जो कि हमेशा सर्वलेट प्रोग्राम को रन करता है। ये समझ में आया? इसी तरह से जेएसपी कंटेनर भी होता है, जो एक्चुअली में जेएसपी वेब कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। ओके, समझ में आया? जावास्क्रिप्ट अगर वेब कंपोनेंट है तो उसके लिए हमारे पास वेब एक्सप्रेस जेएस है। क्या है? एक्सप्रेस जेएस। तो ये एक्चुअली में करता है क्या? जो भी हम लोग बैकएंड साइड पे कोड लिख रहे होते हैं उसको 24/7 आवर्स के लिए यही रन कर रहा होता है। ठीक है, बात क्या है? ये वाला बोलता है यूट्यूब में डालो, वाह। एंगुलर रिएक्ट जेएस। क्या है? एंगुलर रिएक्ट जेएस। इनको भी तो कोई तो एग्जीक्यूट कर रहा होगा ना, तो इसको बेसिकली करता कौन है? ब्राउजर करता है। ठीक है, क्या इतना सा बात समझ में आया? ऐसा ना? और कितना है भाई? एक दिन में पूरा खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो नहीं देख लेते हैं। भाई छोड़ देते हैं। हाँ, इतना ही से बचा हुआ है। ठीक है, इतना ही से बचा हुआ है। ठीक है, तो सी, तो एवरी जावा बेस्ड वेब सर्वर गिव्स वन सर्वलेट कंटेनर। तो यही बात बोल रहे हैं, और वन जेएसपी कंटेनर, यही बात पीछे बताएं। ठीक है, तो जितना भी जावा बेस्ड वेब सर्वर्स होता है, जावा बेस्ड मतलब वो वेब सर्वर बना होगा तो किसके लिए बना होगा? जावा के लिए बना होगा। ठीक है, तो उसमें हमेशा दो चीज होता ही होता है, एक सर्वलेट कंटेनर होता है और एक जेएसपी कंटेनर होता है। ठीक है, तो ये सर्वलेट कंटेनर बेसिकली करता है क्या? सर्वलेट प्रोग्राम को रन करता है। समझ में आ रहा है इतना से बात? और जेएसपी कंटेनर क्या करता है? जेएसपी प्रोग्राम को रन करता है। समझ में आया? तो सर्वलेट कंटेनर executes the servlet components by taking care of their life cycles। तो सर्वलेट कंपोनेंट्स कब स्टार्ट होगा, कब बंद होगा, कब तक खत्म होगा, ये सब कुछ कौन मैनेज करता है? सर्वलेट कंटेनर। समझ में आया? फ्रॉम बर्थ टू फ्रॉम बर्थ टू डेथ, है ना? ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन तक। ठीक है, तो जेएसपी कंटेनर एग्जीक्यूट्स द जेएसपी कंपोनेंट्स बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर लाइफ साइकिल, है ना? तो जेएसपी कंटेनर किसके लिए होता है? जेएसपी कंपोनेंट्स के। समझ में आया ना? उनके लाइफ साइकिल को मैनेज करने का काम किसका है? जेएसपी कंटेनर। ठीक है, तो जेएसपी कंटेनर ही एक्चुअली में मैनेज कर रहा है ना जेएसपी कंपोनेंट का लाइफ साइकिल, जीवन से लेकर मरण तक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एक बेसिक, अगर बेसिक जावा वेब सर्वर का बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, सर्वलेट कंटेनर और जेएसपी कंटेनर। ठीक है, इंटरनली देखा जाए तो जो जेएसपी कंटेनर होता है ना, इंटरनली वो किसको यूज कर रहा होता है? सर्वलेट कंटेनर। ठीक है, तो अब कंटेनर बेसिकली है क्या? कुछ नहीं, बस प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम दैट मैनेज द होल लाइफ साइकिल ऑफ द गिवन कंपोनेंट, राइट बर्थ टू डेथ। समझ में आया? कुछ नहीं, कंटेनर बेसिकली है क्या? एक प्रोग्राम है ना, जो वेब कंपोनेंट्स को बेसिकली उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन तक, ठीक है, और एग्जीक्यूट करने तक, है ना? तो सर्वलेट कंटेनर बेसिकली हमारे पास है, तो ये किसको मैनेज करता है? सर्वलेट कंपोनेंट्स को। और जेएसपी कंटेनर किसको मैनेज करता है? जेएसपी कंपोनेंट्स को, है ना? इसी तरह से आईओसी कंटेनर है जो कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग बीन आगे बताएंगे यार, ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है ना, छोड़ दो इसको। ठीक है ना? तो ये भी कंटेनर बेसिकली प्रोग्राम ही है। ठीक है, इफ द सर्वलेट कंपोनेंट क्लास सर्वलेट कंपोनेंट बेसिकली है क्या? क्लास ही तो होता है। हाँ, है ना? हम लोग तो बना के भी देखे, है ना? तो वो बेसिकली कंपोनेंट किसको दिया जाता है? सर्वलेट कंटेनर को। देन इट विल डू द फॉलोइंग ऑपरेशंस एज पार्ट ऑफ टू मैनेज देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये सारे काम बेसिकली करता है। जब जब भी ये सर्वलेट कंपोनेंट सर्वलेट कंटेनर के पास आता है तो ये 5-6 काम करता ही करता है। ठीक है, पहला काम क्या करता है भाई? जो सर्वलेट कंपोनेंट होता है ना, उसको लोड करना, क्लास को लोड करना। क्योंकि हम लोग ये चीज देखे हैं पहले, क्या होता है? लोडिंग होता है। हम लोग कोर जावा में भी सेम चीज पढ़ रहे थे, ये चीज। ठीक है ना? ठीक है, और उसके बाद से क्या करेगा? उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, है ना? क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। एंड मैनेज द ऑब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग मेमोरी। ठीक है,
तो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने के बाद से कि ऑब्जेक्ट जब बनता है तो मेमोरी भी उसको दिया जाता है ना। अगर मेमोरी नहीं देगा तो फिर उसको मैनेज कैसे करेगा, यस और नॉट। ठीक है। उसके बाद से कॉल्स दी लाइफ साइकिल मेथड्स ऑटोमेटिकली। ठीक है। उसके बाद से क्या है कि लाइफ साइकिल सपोज करो है ना, जिसके सर्विस मेथड याद होगा तुम लोगों को। ठीक है ना। तो सर्विस मेथड के थ्रू क्या हो रहा था, पहले इससे भी पहले कोई मेथड चल रहा था इनिट। क्या चल रहा था, इनिट, है ना। तो इन मेथड्स को कॉल करने के लिए बेसिकली हम लोग को चाहिए क्या, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, मेरा सर्वलेट ऑटोमेटिकली बनाता है ना। और ताकि इन मेथड्स को वो खुद ब खुद कॉल कर पाए। डिस्ट्रॉय क्या ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है, यस बिल्कुल, है ना। तो इनके लाइफ साइकिल को बेसिकली मैनेज करने के लिए हम लोग के पास क्या है, प्रोग्राम्स है, दैट इज सर्वलेट कंटेनर और जेएसपी कंटेनर। क्या इतना समझ में आया। तो ये 5 स्टेप है जो हर सर्वलेट कंटेनर बेसिकली काम करता ही करता है। ठीक है। तो a container is like aquarium and components are placed container inside the like fishes, है ना। मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि भाई ये जो कंटेनर है जो है एक्वेरियम की तरह है, और एक्वेरियम के अंदर फिशेस है ना। यही चीज होता है ना। तो उसी तरह से एक्वेरियम को हम लोग क्या मान लें, कंटेनर मान लेते हैं। ठीक है, कंटेनर। और कंटेनर के अंदर ही हमारे क्या है, वेब कंपोनेंट्स। समझ में आया इतना सा बात। वो कंपोनेंट मेरा जेएसपी कंपोनेंट भी हो सकता है और सर्वलेट कंपोनेंट भी हो सकता है। ओके। तो व्हाट इज वेब सर्वर नाउ। अ वेब सर्वर इज फिजिकल मशीन। ठीक है, फिजिकल मशीन। तो फिजिकल मशीन मतलब सीधा सी बात है कि हार्डवेयर वगैरह के बारे में बात करें तो वेब सर्वर मेरा देखो है कहाँ पे, ब्राउजर पे। ठीक है। तो ब्राउजर के अंदर सीधी वेब सर्वर मशीन भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है ना। तो ये जो बड़ा बड़ा देखते हो मशीन्स वगैरह, इतना बड़ा बड़ा देखो इधर, अरे भाई देखो ये सब। तो देखो इस तरह से बड़ा बड़ा मशीन्स जो दिखता है वो एक्चुअली में हार्डवेयर भी हो सकता है। ठीक है। तो वेब सर्वर बेसिकली मेरा क्या हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। समझ में आया था इस बात। हम्म। तो ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि जो कुछ भी क्लाइंट साइड क्लाइंट भेज रहा है ना, क्लाइंट जो भी भेज रहा है उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम बेसिकली क्या है, किसका काम है, सर्वर का काम है। समझ में आया। क्या समझ में आया ब्रो। द सर्वर सॉफ्टवेयर लाइक वेब सर्वर प्रोवाइड्स द कंटेनर टू मैनेज द लाइफ साइकिल। तो ठीक है, मतलब जितना भी सर्वर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कंटेनर्स ही होते हैं, ऐसा नॉट। और हाँ, और उस कंटेनर का बेसिकली काम क्या है, लाइफ साइकिल को मैनेज करना। किसके लाइफ साइकिल को, वेब कंपोनेंट की लाइफ साइकिल, है ना। वो तुम्हारा जेएसपी हो सकता है, वो तुम्हारा सर्वलेट भी हो सकता है। ओके। सर्वलेट कंपोनेंट या फिर जेएसपी कंपोनेंट। समझ में आया। तो होप तुम लोग को वेब सर्वर आज समझ में आया। सॉरी, सर्वर। ठीक है ना। सर्वर। और कल हम लोग डिटेल में वेब सर्वर का आर्किटेक्चर देखेंगे। ठीक है। वेब सर्वर का आर्किटेक्चर एक्चुअली में वेब सर्वर किस तरह से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, उसके अंदर और क्या क्या कंपोनेंट्स है ना। ठीक है। सो दैट कि एक जनरल वेब सर्वर का आर्किटेक्चर हम लोग को समझ में आए, है ना। ओके। सो हम्म हम्म। रुको रुको। हम्म।